Good morning, class. So today we'll be starting with your next topic. कल हमने हिस्ट्री का पढ़ा था। हिस्ट्री में मैंने आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो स्टार्ट करवाया था, है ना। तो रिवोल्ट में देखो यार, हमने क्या पढ़ा था। रिवोल्ट में मैंने आपको ये सारा आपका पॉलिटिकल कॉजेस पढ़ा दिया था, है ना। उससे पहले मैंने आपको सारा इसका इंट्रोडक्शन दिया था। और पॉलिटिकल कॉज में आपको मैंने सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और ये सारी चीजें, ये सारे टर्म्स जो है समझा दी थी। आई होप कल का लेक्चर क्लियर था आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट कॉज आ जाता है। सो नेक्स्ट कॉज आ जाता है हमारे पास फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। वो क्या था? आपका इकोनॉमिक कॉज। ठीक है। तो देखो इकोनॉमिक कॉज क्या था। अब जब मैं बात कर रही हूँ कि रिवोल्ट जो था, रिवोल्ट एक आपका ऐसा फर्स्ट वॉर था इंडिपेंडेंस का, या रिवोल्ट यहाँ से जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, इस रिवोल्ट, ये जो रिवोल्ट था, इट वाज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द एक्सप्लॉयटेशन दैट वाज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस इन द पास्ट। ठीक है। तो इस रिवोल्ट में हमारे अगर इकोनॉमिक कॉजेस की बात करूं तो यहाँ पे हम एक बहुत ही एक मेजर पॉपुलेशन लेके चलते हैं, और वो थी फार्मर्स की। ठीक है। फार्मर्स की, पेजेंट्स की बहुत ही मेजर पॉपुलेशन थी इंडिया में उस टाइम पे। और इस मेजर पॉपुलेशन को कैसे इफेक्ट हो रहा था, हम वो देखेंगे। देखो यहाँ पे हमें तीन चीजें समझना जरूरी है। और वो तीन चीजें क्या है? वो तीन चीजें हैं आपका जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, एंड थर्ड वन इज रियोतवाड़ी सिस्टम। ठीक है। सो ये तीन टर्म्स पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत समझना बहुत जरूरी है। दैट इज जमींदारी, महलवाड़ी एंड रियोतवाड़ी सिस्टम। तो इसमें क्या था? अब इसमें देखो यार, सबसे पहले तो जमींदारी सिस्टम की अगर मैं बात कर रही हूँ तो जमींदारी सिस्टम आपका, जमींदारी सिस्टम, तो जमींदारी सिस्टम तो सबसे पहले इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको? इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। और कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया था? सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1793। ठीक है। कौन कौन से एरिया में इंट्रोड्यूस हुआ था? तो एरिया भी देख लो, ये ईयर है, एरिया भी देख लो। सो एरिया था आपका बिहार, बंगाल एंड ओडिशा। ठीक है। तो रियोतवाड़ी सिस्टम कई बार ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? बिहार, बंगाल एंड ओडिशा में। अब देखो रियोतवाड़ी सिस्टम था क्या। रियोतवाड़ी सिस्टम में अगर हम, सॉरी मैं परमानेंट जमींदारी सिस्टम की बात कर रही हूँ, जमींदारी सिस्टम में था क्या। तो जमींदारी सिस्टम में सिंपल सा, मतलब एक एक कैसा सिस्टम था, एक ऐसा सिस्टम था जहाँ से फार्मर से एक तरह से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। ठीक है। हैवी टैक्सेशन होता था उस टाइम पे, और किस तरह से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे वो देखो। तो होता क्या था, लेट्स सपोज आपके एक साइड पे था ब्रिटिशर्स। ठीक है। एक साइड पे बीच में थे जमींदार, और आपके एक साइड पे थे पेजेंट्स या फार्मर्स। ठीक है। अब क्या होता था, ब्रिटिशर्स ने जमींदार, एक तरह से जमींदार होते लैंड ओनर्स। ठीक है। इन्होंने जमींदार अपॉइंट किए थे टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पेजेंट्स। पेजेंट्स से टैक्सेस एक तरह से कलेक्ट करने को जमींदार वर अपॉइंटेड। और जमींदार क्या करते थे, इनसे टैक्सेस कलेक्ट करके, हैवी टैक्सेस कलेक्ट करके जो थे ब्रिटिशर्स को देते थे। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता था। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे होता क्या था, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जमींदार को बोला कि आप लोग हमें यहाँ से 60 to 70% जो है आप हमें टैक्स पेजेंट से कलेक्ट करके दो।
तो जमींदार सिर्फ 60 से 70% टैक्स तो नहीं कलेक्ट करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया एक पेजेंट ने कमाया नहीं है, और ब्रिटिशर आके बोल रहे हैं कि आप हमें जो है 70 रुपए तो टैक्स ही दे दो, और इन्होंने जमींदार अपॉइंट किए थे, उनको बोला था। देखो, और अब जमींदार क्या करेंगे, जमींदार को अपना खर्चा भी निकालना है, इसलिए वो खाली 70 रुपीज तो टैक्स देंगे नहीं। वो क्या करेंगे, वो टैक्स बढ़ा के 80, 85 और इवन 90 तक जो है टैक्स, इतना हेवी टैक्सेशन जो है बढ़ा के किसको देंगे, अब ब्रिटिशर्स को देंगे, जिसमें से कुछ पैसे वो अपनी जेब में रखेंगे और बाकी के ब्रिटिशर्स को देंगे। तो इस तरह से जो था ये जमींदारी सिस्टम आपका वर्क करता था। इस तरह से ये जमींदारी सिस्टम जो है वर्क करता था, और इस तरह से आ जाके एक्सप्लॉइटेशन किसका हो रहा था, आ जाके एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था पेजेंट्स का। क्योंकि जैसे तैसे करके वो जितने भी पैसे कमा रहे थे, जितने भी पैसे ले रहे थे, उनको किसको देने पड़ रहे थे, उनको ब्रिटिशर्स को देने पड़ रहे थे। और इनफैक्ट उनके पास कुछ बच ही नहीं रहा था एट द एंड ऑफ द डे। So this was also the main reason why peasants or farmers revolted, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमें एक और चीज देखते हैं। जमींदार सिस्टम तो हमने पढ़ लिया कि क्या था, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं रियोतवाड़ी सिस्टम। तो देखो, रियोतवाड़ी सिस्टम में क्या था, रियोतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। तो रियोतवाड़ी सिस्टम एक तरह से एक नया सिस्टम बनाया था, ठीक है। और इसमें क्या था, सबसे पहले आप देख लेते हैं ये इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो। किसने इंट्रोड्यूस किया था, थॉमस मुनरो ने, ठीक है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो इन द ईयर 1820। कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1820 में। ऑल्सो इस टाइम पे कहाँ पे, कौन से एरिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, सो इन विच एरिया इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, इन मद्रास प्रेसिडेंसी। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सो रियोतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास प्रेसिडेंसी इन द ईयर 1820। अब इस सिस्टम में था क्या, एक तरह से बहुत ही एक मतलब एक नया सिस्टम बना दिया गया था। और इसमें क्यों बनाया गया था, क्योंकि देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे कभी ड्रॉट्स आ रहे थे, कभी फेमीन्स आ रहे थे, कभी फार्मर्स, कभी क्या, मोस्टली फार्मर्स जो थे इतने हेवी टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे थे। और उस वजह से क्या हो रहा था, उस वजह से पेजेंट्स तो एक तरह से उनका तो एक्सप्लोरेशन एनी हाउ हो ही रहा था, बट ब्रिटिशर्स भी कहीं ना कहीं लॉस में चल रहे थे। और उस वजह से क्या हो रहा था कि इन लोगों को उतने टैक्सेस नहीं मिल रहे थे, और इन लोगों को चाहे मार के पीट के फार्मर्स को, बट एट द एंड ऑफ द डे उनको उतने पैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स जो थी फुलफिल नहीं हो रही थी, ठीक है। सो इस वजह से इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने एक नया सिस्टम लाया। नया सिस्टम मैंने आपको बताया कौन सा था, नया सिस्टम था आपका रियोतवाड़ी सिस्टम। इस सिस्टम ने क्या किया, इस सिस्टम में देखो, यहाँ पे अब बीच में थे, एक साइड थे ब्रिटिशर्स, एक साइड थे फार्मर्स। ये जो बीच में जमींदार थे ना, पहले अपॉइंट किए हुए, अब ये जमींदार जो थे ये हटा दिए गए थे। अब ये जमींदार यहाँ पे, देयर वर नो जमींदार, सो डायरेक्ट टैक्सेस जो है पेजेंट से ब्रिटिशर्स कलेक्ट करते थे। सो नाउ कहीं ना कहीं थोड़े टैक्सेस जहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं, जो जमींदार हैं, वो अगर 90 रुपीज या 90% टैक्स कलेक्ट कर रहे थे फार्मर से, तो अब ब्रिटिशर्स जब डायरेक्ट फार्मर से, पेजेंट से पैसे कलेक्ट करेंगे, टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, तो फिर वो उतने ही टैक्सेस पे कलेक्ट करेंगे, दैट इज 70% और इवन 60%। तो कहीं ना कहीं उन पे जो हेवी टैक्सेशन का बर्डन था, ठीक है, वो कम हो गया था। और मोस्टली जो स्टेट डिमांड करती थी वो करती थी 50 to 80%, ठीक है।
और इतना रेवेन्यू जो था उनको देना पड़ता था, इवन व्हेन द क्रॉप हैज पार्शली और फुली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चाहे क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती थी, चाहे इनकी काम चलता था नहीं चलता था, बट इतना टैक्सेशन जो है उनको उस टाइम पे देना पड़ता था। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट रियोतवाड़ी सिस्टम। इसके बाद देखो यार, ये चीजें भी इतनी वर्क नहीं कर रही थी, इतनी वर्क नहीं कर रही थी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक्सप्लोइटेशन हम देख रहे हैं किनका हो रहा था, फार्मर्स का हो रहा था, पेजेंट्स का हो रहा था। ठीक है, और पेजेंट्स इतना पैसा जो है, इतने टैक्सेस नहीं दे पा रहे थे, और इसी चीज को जो है फिर उन्होंने आगे और एक तरह से वापस से नया सिस्टम लाए इसी चीज के आगे। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं था कि अब ब्रिटिशर्स ये सारी चीजें पेजेंट्स के लिए कर रहे थे या फार्मर्स के लिए कर रहे थे। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। बट द मेन रीजन वाज दैट कि ब्रिटिशर्स वर नॉट satisfied with what they were getting at the end of the day, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स दैट वाज नॉट बीइंग फुलफिल्ड। एंड इसी चीज को चलते इन्होंने क्या किया, एक और नया सिस्टम लाया, एंड दैट वाज महलवाड़ी सिस्टम। ठीक है, सो नया सिस्टम एक लाया, महलवाड़ी सिस्टम। अब वो महलवाड़ी सिस्टम, सबसे पहले तो हम देखेंगे ये लीडर कौन था या इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। सो हु इंट्रोड्यूस दिस महलवाड़ी सिस्टम? इट वाज मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड, मोस्टली मार्टिन बर्ड होता है, बट एक चीज ध्यान रखना, कहीं कहीं जगह पे दिया होता है मार्टिन बर्ड, या फिर कहीं कहीं जगह पे मार्टिन बर्ड नहीं भी दिया होता, और एक और नाम दिया होता है हॉल्ट मैकेंजी। सो कहीं कहीं बुक्स में दोनों भी नाम दिए होते हैं, मार्टिन बर्ड एंड हॉल्ट मैकेंजी। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस से, सो हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में हॉल्ट मैकेंजी आ रहा है, मार्टिन बर्ड नहीं आ रहा है, तो आपने किसको टिक करना है? हॉल्ट मैकेंजी को टिक करना है। कई जगह पे हॉल्ट मैकेंजी एंड मार्टिन बर्ड बोथ दिया हुआ है, तो इसलिए आप दोनों ही लिख लो। ठीक है, कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? ईयर था आपका 1822। एंड एरिया कौन सा था? विच एरिया? सो इट वाज पंजाब यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, एंड सेंट्रल इंडिया। तो इन एरियाज में जो है आपका ये इंट्रोड्यूस हुआ था महलवाड़ी सिस्टम। अब देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया इसका इंट्रोडक्शन। अब महलवाड़ी सिस्टम असल में था क्या? सो महल, ठीक है, महल मीन्स विलेज हेड। महलवाड़ी की बात करिए और महल मीन्स विलेज हेड। ठीक है, तो इसमें क्या था? अंडर दिस सिस्टम, अंडर दिस सेटलमेंट में बोलूंगी, स्टेट डिमांडेड लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विलेज बाय विलेज नोन एज महल। मतलब एक विलेज हेड अपॉइंट कर दिया गया था, एक विलेज हेड अपॉइंट कर दिया गया था, और वहां से जो था स्टेट लैंड रेवेन्यू डिमांड कर रहा था कि आप जो है पेजेंट से हमें यहाँ का जो भी, यहाँ पे जितने भी पेजेंट्स हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, आप उनसे हमें जो है टैक्सेस लेके हम तक दो। तो ये चीजें थी एक तरह से विच डिटीरियोरेटेड द कंडीशन फर्दर। एंड ऑल्सो ये सारी जो सेटलमेंट्स थी, ठीक है, दे हाईली एक्सप्लॉयटेटेड द कैरेक्टर। ठीक है, दे हाईली एक्सप्लॉयटेटेड द the system, and highly these systems were highly exploitative in nature। ठीक है, एंड और इसके बाद हुआ क्या था? इसके बाद अल्टीमेटली जो पेजेंट्स थे, ठीक है, चाहे उनके लिए ड्रॉट्स आ रहे हैं, फेमीन्स आ रहे हैं, या फिर वो उतनी उनकी कंडीशन है भी नहीं देने के लिए, बट एट द एंड उनको उतना टैक्सेस पे करना पड़ता था। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? द रिजल्ट वाज दैट दे वर अनएबल टू पे दोस टैक्सेस,
ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस। एंड कुछ पेजेंट्स क्या करते थे, सुसाइड कर लेते थे, कुछ क्या करते थे, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही थी। एंड कुछ जो है उनका वो एक एक्सप्लॉयटेटिव नेचर जो है सहन करते थे। सो यही सारी चीजें जब चलती आ रही थी, पेजेंट्स जो थे इस वजह से एक एक बोलूंगी आपके रिवोल्ट में उतरे। ठीक है, ओके। इसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे हम एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवाना चाहती हूँ। देखो, जो मैंने परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट की बात करी थी, सो परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट मैंने आपको बोला इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट। ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसकी नाम लिया था मैंने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्लीज इसको ध्यान से देखो। बट इट वाज प्लान्ड बाय जॉन शोर। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। इंट्रोड्यूस इसको किया था कॉर्नवालिस ने, लेकिन प्लान किसने किया था, जॉन शोर ने। ठीक है। ऑल्सो कॉर्नवालिस की एक और इम्पोर्टेंट बात क्या थी आपको अगर बता दूं, तो ये कौन थे, ये फर्स्ट बोलूंगी पर्सन टू क्वालिफाई इंडियन लॉज। ठीक है, फर्स्ट पर्सन टू क्वालिफाई इंडियन लॉज। इनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी बोला जाता है। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंडियन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो किसको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस बोला जाता है, इट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। एंड ऑल्सो ही क्रिएटेड पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। I hope it is clear. He also created post of district magistrate. Okay, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इकोनॉमिक कॉजेज में सब चीजें बता दी कि इकोनॉमिक कॉजेज में क्या रीजंस थे कि फार्मर्स जो है रिवोल्ट पे उतरे। ठीक है, और क्यों जो है एक तरह से इतना एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर हो रखा था ब्रिटिशर्स का, बिकॉज दे वर डिमांडिंग मोर एंड मोर फ्रॉम दोज हु वर नॉट एबल टू गिव, है ना, और इतनी उनकी कैपेसिटी भी नहीं थी। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें थी, इट ऑब्वियसली इट लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस। एंड एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो है आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का। देखो, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, सबसे पहले तो ये थ्योरी दी किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी आपकी दादा भाई नारोजी ने। और इस थ्योरी में इन्होंने एक इंडियन इकोनॉमी, जो पहले एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी, जो इंडियन इकोनॉमी पहले क्या थी, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी, उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया कि ये अब एक ट्रांसफॉर्म हो गई है कॉलोनियल इकोनॉमी में। ओके, अब आपको बहुत बच्चे बोलते हैं ये कॉलोनियल इकोनॉमी क्या है, तो और ये चीज क्या थी। तो सी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में था क्या, पहले जो इंडियंस थे ना, मैंने आपको अगर स्टार्ट किया था लेक्चर, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, रोमन्स को सिल्क एक्सपोर्ट करते थे, हमारे बंगाल का मसलिन था, ठीक है, दैट वाज अ टाइप ऑफ कॉटन, हम वो एक्सपोर्ट करते थे। ऐसी और बहुत सारी चीजें थी जो हम ऑलरेडी एक्सप्लोर एक्सपोर्ट करते थे,
और ये जो हमारी इकोनॉमी थी, इट वाज अ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। हम लोगों को नीड नहीं थी, ठीक है, हम लोग बहुत ही अच्छी हमारी इकोनॉमी चल रही थी। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद आर इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉलोनियल इकोनॉमी। और कॉलोनियल इकोनॉमी क्या थी? सो कॉलोनियल इकोनॉमी एक तरह से वो इकोनॉमी होती है, वो इकोनॉमी होती है जहां पर एक कंट्री को यूज किया जाता है, या उसके रॉ प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है अपनी कंट्री के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाने में। सो यहाँ पर अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? यहाँ पर ब्रिटिशर्स एक काम कर रहे थे कि हमारे कंट्री से रॉ मटेरियल्स जो है, हमारे कंट्री से रॉ मटेरियल्स जो है एक तरह से एक्सपोर्ट किए जा रहे थे इंग्लैंड में, ठीक है, यहाँ से और वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे प्रोडक्ट्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन रहे थे, वहां पर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन रहे थे, और वो वापस से जो है इंडिया में आके उनको इंपोर्ट किया जा रहा था। और इंडिया में जब वो आके उनको बेचा जा रहा था, तो क्या रिजल्ट था? वो हाई रेट्स पे बेचा जा रहा था। इंडिया में अलग से उन पे टैक्सेस लग रहे थे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने नहीं देना। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इंग्लैंड में बन रहे थे, और इंग्लैंड से जो है फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बिक रहे थे विद हेवी रेट्स, हेवी टैक्सेस। और अल्टीमेटली यहाँ पर लॉस किसको हो रहा था? यहाँ पर लॉस लॉस इंडियन क्राफ्ट्समैन को हो रहा था, यहाँ पर लॉस यहाँ के आर्टिसंस को हो रहा था, ठीक है। सो ये चीजें जो थी, ये चीजें बहुत एक तरह से इफेक्ट कर रही थी यहाँ की इकोनॉमी को। और यही चीज का पूरा कॉन्सेप्ट आपका किसने दिया था? ये दिया था दादा भाई नारोजी ने। सो दादा भाई नारोजी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। और इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने आपको यही चीज बताई थी कि जो आपकी इंडियन इकोनॉमी एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है, ये किसमें तब्दील हो गई है, किसमें कन्वर्ट हो गई है? ये आपकी कॉलोनियल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई है, और यहाँ से सारी जो वेल्थ है वो एक तरह से ड्रेन की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज थी। इस वजह से भी क्या था, एक तरह से जो लोग थे, ठीक है, एक तरह से जो पेजेंट्स थे, बाकी के लोग थे, दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया दादा भाई नारोजी ने ये थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। और इन्होंने अपनी एक बुक थी, किस बुक में दी थी ये थ्योरी? इन्होंने बुक का नाम था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो ये थ्योरी इन्होंने अपनी इस बुक में दी थी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस थ्योरी में जो है ब्रिटिशर्स ने अपने अपनी इस थ्योरी को, सॉरी, दादा भाई नारोजी ने अपनी इस थ्योरी को बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छे से रखा था। तो यहाँ पर हम आपका इकोनॉमिक कॉजेज यहीं पर जो है खत्म करते हैं। और हमने यहाँ पे पढ़ा कि वाई peasants and why the lower class जो है participated in revolt, why artisans participated in revolt, local craftsmen क्यों participate कर रहे थे, ये सारी चीजें हमने आपकी इकोनॉमिक कॉजेज में पढ़ी। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सोशियो एंड रिलीजियस कॉजेज, ठीक है। सी सोशियो एंड रिलीजियस कॉजेज में हम क्या देख रहे हैं? तो सोशियो एंड रिलीजियस कॉजेज में सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। इसमें बस इतना था कि उस टाइम पर कहीं ना कहीं इंडियंस को लग रहा था कि ब्रिटिशर्स जो हैं इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स में, ठीक है। और वो इंटरफेयर कैसे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है उस टाइम पर जो है सती एबॉलिश हुआ था, है ना, उस टाइम पे विडो रिमैरिज एक्ट वाज पास्ड। तो ये सारे एक्ट्स जो थे, ऑल्दो हम लोगों की भलाई के लिए थे, बट कहीं ना कहीं
जो रिलीजियस पे जब बातें आ जाती हैं तो आज की डेट में भी लोग नहीं सुनते हैं, है ना? वो एकदम से पड़ जाते हैं, आज की डेट में भी कोई नहीं सुनता। तो उस टाइम पर भी ये चीजें बहुत ही सेंसिटिव थी और लोग नहीं सुनते थे इन चीजों को, एंड they somehow believed कि Britishers are trying to interfere in their religious matters, and which obviously made them upset। और इसी वजह से जो है कुछ लोग यहाँ पे रिवोल्ट में उतरे, क्योंकि उस टाइम पर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी, यू नो व्हाट, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी एक एक्ट पास हुआ था, वन एक्ट पास which was known as Religious Disability Act 1835, and this act was introduced which allowed which allowed Indian, ये देखो, ये जो मैं टर्म्स लिखवा रही हूँ ना पढ़ाते पढ़ाते, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो मैं यही चीजें याद रखनी है। कहानी इसीलिए समझा रही हूँ सो दैट आप लोगों को यही टर्म्स जो हैं याद रहें, क्योंकि बिना कहानी के खाली टर्म्स पढ़ना बहुत रट्टाबाजी होती है, और यही रीजंस हैं आप लोगों को चीजें याद नहीं रहती हैं। आप एक चीज को एक एक मोमेंटम की तरह पढ़ रहे हो, एक फ्लो की तरह पढ़ोगे, यू विल रिमेम्बर। ठीक है? तो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट क्या था? रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1835 विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। ठीक है? सॉरी, ये 1835 नहीं है, 1850 था। रिलीजियस Religious Disability Act 1830. It was introduced by Lord Dalhousie, and it allowed Indians who converted from one religion to another, ठीक है, equal rights in case of inheritance। तो कोई इंडियन जो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हुआ है, उसको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना इन केस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है? तो ये चीजें जो थी, ये चीजें ना इंडियंस को कहीं ना कहीं लग रही थी, ऑल्दो ये जो भी ब्रिटिशर्स कर रहे थे, इनका कुछ, हम ये नहीं बोलेंगे कुछ बहुत ही अच्छा मोटिव था, और ये भी नहीं बोलेंगे कि बहुत ही ये बुरा सोच के चल रहे थे। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट, बट जो भी ये लोग कर रहे थे, इट वाज देयर इन देयर फेवर। ठीक है? एट द बैक ऑफ द माइंड, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको अपनी पॉपुलेशन जो है, उनको एक माइंड जो है लोगों के, उनको वो इंग्लिश करना था। ठीक है? ब्रिटिशर्स का ये मानना था दैट वी वांट इंडियंस की, जो इंडियंस हैं वो अब कलर में इंडियंस रहेंगे, बट इन टेस्ट में इंग्लिश होंगे। ठीक है? तो वही चीजें वो कर रहे थे। मतलब जितने भी उनके जो जो भी उनके एक्शंस थे, वो इंडियंस को इस तरह से मॉडर्नाइज कर रहे थे कि चाहे वो जो भी कर रहे हैं वो इंडियन रहे, लेकिन उनके थॉट्स में, उनके एक्शंस में वो क्या बने, वो ब्रिटिशर्स बने। और यही चीजें जो थी, इस तरह से एक्ट्स लाना, इस तरह से आगे, और जैसे आपको पता है कि कुछ जो थे एक्ट्स वाज पास्ड, फॉर एग्जांपल आपका फीमेल इनफैंटिसाइड जो था, ठीक है, दैट वाज पास्ड इन द ईयर 1804। ठीक है? देन, और इस टाइम पे जो आपके गवर्नर जनरल थे, इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे, वो थे वेलेस्ले, लॉर्ड वेलेस्ले। ठीक है? देन फिर उसके बाद आपको पता है, नेक्स्ट सती वाज एबॉलिश, सो एबॉलिशन ऑफ सती। ठीक है? सती वाज एबॉलिश्ड इन द ईयर 1829। ठीक है? और इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे, वो थे आपके विलियम बेंटिक। ठीक है? फिर आगे देखेंगे तो स्लेवरी स्लेवरी एबॉलिश हुई थी। ठीक है? कौन से ईयर में हुई थी? सो इट वाज इन द ईयर 1843।
वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स सीधे सीधे पूछ लेते हैं। और इस टाइम पे जो आपके गवर्नर जनरल थे ना, वो थे लॉर्ड एलन बोरो। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इसलिए इनको इग्नोर मत करना। मैं जो चीजें करवा रही हूँ उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, एक एक चीज को तुम यहीं पे याद कर लो तो बेटर है। सो लॉर्ड एलन बोरो, देन विडो रीमैरिज एक्ट जो था इट वाज पास्ड। और कौन से ईयर में पास हुआ था? इट वाज पास्ड इन द ईयर 1856। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? सो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे आपके कैनिंग। ठीक है, और कैनिंग हमारे गवर्नर जनरल रहे थे 1856 से लेके 58 में। दैट मीन्स दैट मीन्स आपके जब रिवोल्ट ऑफ 1857 चल रहा था, तो आपसे कोई पूछे गवर्नर जनरल कौन है रिवोल्ट ऑफ 1850 टाइम के, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। मैंने इनका टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है, वापिस से देखो 1856 से 1858 तक थे। तो कैनिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इनके टाइम पीरियड पे एक और चीज हुई है, दैट इज विडो रीमैरिज एक्ट, एंड इसको अब भूलना नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट, तो नेटिव मैरिज एक्ट जो था दैट वाज पास्ड इन द ईयर 1872। और इस टाइम पे जो आपके गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड मायो। ठीक है, तो ये चीजें थी। और यहाँ पे आपको पता है ये सारी चीजें जो है उस टाइम पे ब्रिटिशर्स लेके आए थे, और कहीं ना कहीं इंडियंस को लगा था कि ये हमारे जो है रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे देखो, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 4th नंबर पर आता है मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री कॉजेज में मैंने ऑलरेडी आपको कुछ चीजें पहले बता चुकी हूँ कि इनकी वेजेस नहीं बढ़ाई जाती थी। ठीक है, इनको एक पोजीशन था सूबेदार, एक पोजीशन था, जो इंडियन सिपाहीज थे उनको इससे ऊपर कोई भी पोजीशन नहीं दी जाती थी। ठीक है, और वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि देयर वाज डिसकंटेंट अमंग सिपाहीज। क्यों था? ड्यू टू इंटरफेरेंस इन देयर रिलीजियस मैटर्स आल्सो, सच एज। और ये रिलीजियस मैटर्स क्या थे? फॉर एग्जाम्पल, आपके जो भी रिलीजियस सिंबल्स पहनना, ठीक है, उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना। फॉर एग्जाम्पल सिक्स में उनके वो जो एक तरह से वो सिंबल होता है वो पहनते हैं, है ना। तो और हिंदूज में भी काफी ऐसी चीजें, कोई कुछ धागा पहन रहे हैं, कुछ पहन रहे हैं, उन चीजों पे जो है रिस्ट्रिक्ट करना। मुस्लिम्स में जो जो भी चीजें वो पहनते, ताबीज एंड ऑल, तो उन चीजों पे जो था काफी रिस्ट्रिक्शन थी आपकी इंडियन आर्मी में। इन इन चीजों ने भी एक तरह से डिसकंटेंट क्रिएट किया। ऑल्सो मैंने आपको ये चीज पहले बता दी थी, वेजेस जो थी इंडियन सिपाहीज की, वो चाहे उनका मतलब फॉर इंस्टेंस गलती से उनका रैंक जो है किसी ब्रिटिशर से ऊपर का भी होगा, बट उनकी जो वेजेस थी वो उनसे कम ही होती थी। तो ये सारी जो चीजें थी दैट लेड to the discontent among sepoys and which led them to participate in the revolt। ठीक है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, ये है कि लॉर्ड कैनिंग मैंने आपको बताया उस टाइम पे कौन थे। उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल थे। तो इन्होंने उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में। ठीक है, अब ये क्या था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट? इस एक्ट के अकॉर्डिंग, सी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्ट क्या था? तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट था क्या? इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो इंडियंस हैं, ठीक है, इंडियंस है, उनको रिक्रूट होना पड़ेगा
या उनको वहां पे लड़ने जाना पड़ेगा, जहां पर भी ब्रिटिशर्स बोलेंगे, जब भी ये लोग बोलेंगे और जैसे भी बोलेंगे, इंडियंस को वहां पर लड़ने जाना होगा। ठीक है, मतलब उनको सर्व करना होगा एनीवेयर एंड एट एनी टाइम एज रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट। सो ये चीजें थी, एक तरह से ऐसे कुछ एक्ट्स पास किए थे, लेकिन खाली कहानी इतनी नहीं थी। इस कहानी के आगे हुआ क्या था कि उस टाइम पर कुछ रिलीजन्स का मानना था, या हिंदू रिलीजन्स का ऐसा मानना था कि एक सी थी, ठीक है, एक सी थी, अगर तुम इसको क्रॉस कर दोगे, दैट मीन्स आप अपने धर्म के, ये चीज आपके धर्म के अगेंस्ट थी कहीं ना कहीं, मतलब यू विल लॉस योर कास्ट, ऐसी कुछ मान्यता थी उस टाइम पे। ठीक है, एंड ब्रिटिशर्स ने क्या किया उस टाइम पे, इंडियंस को फोर्सफुली जो है एक तरह से बोला गया कि आप ये सी जो है क्रॉस करो। और ऑब्वियसली एक ये बहुत बड़ा रीजन बन गया था सिपॉइस का यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि यार आज की डेट में भी वी डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस, मतलब आज के डेट में भी जो धर्म के नाम पर दंगे फसाद हो जाते हैं, है ना। तो उस टाइम पर तो आप सोचो कि ये चीजें कितनी मैटर करती होंगी, ये चीजें कितनी अफेक्ट करती होंगी लोगों को। एंड ऑब्वियसली जब जब धर्म की बात आई थी, तब तब जो है इंडियंस ने या लोगों ने जो है रिवोल्ट किया था, और यहाँ पर भी यही चीज हुई थी। ठीक है, तो एक तरह से अब आपने ये भी देख लिया कि इन्होंने जो है क्यों पार्टिसिपेट किया आपके रिवोल्ट में। तो यहाँ पर जो है मैं आपका लेक्चर आज यहाँ पे खत्म करूंगी। ठीक है, काफी लंबा हो जाएगा वरना लेक्चर। कल मैं आपको एक नया कॉज जो है, मतलब एक और लास्ट कॉज हम पढ़ेंगे, दैट इज इमीडिएट कॉज। और ये क्या था, किस लिए था, ये चीजें मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। एंड इसके अलावा आज के लिए आई गेस इतना काफी है तुम्हारे आज के लेक्चर के लिए। इसको रिवाइज करना, जितनी भी चीजें मैंने करवाई हुई हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। इतना कर लोगे, तुम्हारा रिवोल्ट का आई गारंटी कोई भी चीज जो है, कोई भी टॉपिक जो है यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आगे भी जो है टॉपिक्स में ऐसे ही कवर करूँ। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा डिटेल में हो रहा है, या मुझे थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए, या आपको कुछ भी सजेशन लग रहा है, तो प्लीज बी वेरी फ्री टू टेल मी। एंड थैंक यू फॉर द क्लास।